सर, आप मुझे बताएं कि आपका टारगेट और विज़न क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमसे बातचीत करने के लिए समय दिया। देखिए, टारगेट और विज़न हमारा एक ही है और वो ये है कि बिहार में बदलाव आना चाहिए और जो एक बेहतर बिहार की कामना जो आज का युवा, नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर करता है, कहीं ना कहीं उस पर जो है एनडीए की सरकार खड़ी नहीं उतरी है। पिछले 15 साल में एनडीए की सरकार ने, और ख़ास तौर से एनडीए के जो बिहार में मुखिया हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री जी, उन्होंने अक्सर ये कहा कि बिहार में हमने जो है विकास की धारा बहाई है। तो मैं पूछना चाहूँगा एनडीए से और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री जी से कि आपने विकास की धारा नहीं, आपने विकास की नाली तक नहीं बहाई है। धारा की बात तो दूर है, मतलब आपका विकास ऐसा विकास है जो पटना के एनएमसीएच में एक दिन की वर्षा के बाद आईसीयू डूब जाता है। आपका विकास ऐसा विकास है कि 2 दिन वर्षा होती है तो पूरा पटना डूब जाता है, मंत्री आवास तक डूब जाता है। मैं पटना की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग गांव के रहने वाले लोग हैं, गरीब मजदूर किसान लोग हैं हम लोग, ठीक है। पटना तो हम लोग के लिए बड़ा शहर हुआ, ठीक है, तो हम लोग सोचते हैं कि पटना बहुत बढ़िया फैसिलिटी होगा, बहुत बढ़िया सुविधा होगा। अब जब पटना का ये हाल है तो आप सोच लिए कि दरभंगा क्या हाल होगा, जाले का क्या हाल होगा। हमारा जो उद्देश्य है चुनाव में आने का, 4 चीज़ों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत ही क्लियर आपको बता दें। पहला मुद्दा जो है हमारा, वो मुद्दा है शिक्षा का मुद्दा। आज भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में, जाले विधानसभा के अंतर्गत, आप ये समझ लीजिए कि 35% ऐसे लोग हैं जो हस्ताक्षर करना नहीं जानते, अंगूठा लगाते हैं। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? हमारे लोगों को पढ़ने लिखने से किसने रोका? हमें पढ़ने लिखने से, स्कूल जाने से किसने रोका? किसने आज तक हमें जो है सिग्नेचर करना नहीं सीखने दिया, अंगूठा लगवाने की आदत लगाई? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग शिक्षा पे काम करेंगे और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैं एक एक बच्चे को उंगली पकड़ कर उनको स्कूल ले जाने का काम करूंगा। जाले विधानसभा में जो है सरकारी स्कूलों की जो हालत है वो बद से बदतर हो गई है, उसको बेहतर करने का काम करेंगे। दूसरी जो चीज़ जो है वो है स्वास्थ्य व्यवस्था। स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल यहाँ चरमरा गई है बिहार के अंदर। जाले के अंदर आप जाइए, देखिए, पीएचसी है, एपीएचसी है, जर्जर इमारतें, बिल्डिंग पे आप देखिएगा तो ऐसा लगेगा रंग होने की बात तो दूर, पेंट होने की बात तो दूर, ऐसा लगता है 30 साल से उस पर प्लास्टर नहीं हुआ। डॉक्टर वहाँ पे आते नहीं है, दवा वहाँ मिलती नहीं है, एक खंडर इमारत बन के पीएचसी और एपीएचसी बन गया। तो जिस विधानसभा के अंदर पीएचसी तक सही काम नहीं कर रहा, उस विधानसभा के लोगों का स्वास्थ्य का स्तर क्या होगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, मुझे अच्छे से मालूम है कि क्या स्तर है स्वास्थ्य का। मैं ये चाहूँगा कि आने वाले समय में मैं जो पीएचसी और एपीएचसी है इसकी हालत दुरुस्त करूं और कोशिश ये होगी कि जितने नॉन फंक्शनल पीएचसी एपीएचसी उन सबको फंक्शनल कराया जाए, नए पीएचसी खोले जाएं, ताकि अगर किसी को कोई पीड़ा हो तो भाग के दूर शहर नहीं आना पड़े, उसको अपने गांव, अपने पंचायत के अंदर जो है उसको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की सेवा मिले। तीसरा जो हमारा मुद्दा है वो बेरोजगारी का मुद्दा है, जिसपे हमारे महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कह दिया है कि सरकार बनी, पहली कैबिनेट के पहली मीटिंग में जो मेरा पहला कलम चलेगा वो चलेगा 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का, और वो परमानेंट रोजगार होगा। नीतीश जी वाला रोजगार नहीं होगा कि 2 साल के लिए दे दिया फिर जाइए, या 4 साल के लिए दे दिया उसका छुट्टी कर दीजिए, नहीं। तो इसलिए ये जो तीसरा मुद्दा है वो हमारा पूरा इस प्रदेश के तमाम युवाओं के लिए। चौथा मुद्दा जो है वो गरीब किसानों का है। किसानों की जो हालत है आज, खास तौर से हमारे इलाके में, मैं अभी पिछले 5-6 महीने से लगातार जो है अपने किसान भाइयों के बीच में रहा, मुझे ये मालूम चला कि जो किसानों को जो लोन मिलता है, अगर वो रबी में लोन अप्लाई करता है तो खरीफ में मिलता है पैसा, और खरीफ में अप्लाई करता है तो रबी में मिलता है। तो जब रबी का फसल उसको बीज बोना है तो रबी में पैसा मिलेगा तब तो वो बोएगा, नहीं तो वो क्यों जाएगा बैंक? बैंक जाना छोड़ दिया किसानों ने लोन लेने के लिए, वो साहूकार के पास जाने के लिए मजबूर हो गया, और वो साहूकार से कर्ज लेकर कर्ज में डूबता जाता है, और जब उसके पास कर्ज जमा करने के पैसे नहीं होते हैं तो वो अपने आप को सूली से चला लेता है और फांसी दे देता है। एनडीए की सरकार के पास पूंजीपतियों को ऋण माफ करने के लिए पैसा है सरकार के पास,
लेकिन हमारे गरीब मजदूर किसानों का ऋण माफ करने के लिए पैसा नहीं है। जो हमारे क्षेत्र के अंदर के जितने किसान आते हैं उनके उत्थान के लिए हम काम करेंगे और हम ये चाहेंगे कि लोग मुद्दों की बात करें, क्योंकि बीजेपी और एनडीए के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इसीलिए वो इधर उधर के मुद्दे लाकर असल मुद्दे से युवाओं को भटकाने का काम करेंगे। लेकिन जाले की जनता ने उठाना है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, असल मुद्दे से उनको हटना नहीं है। पहला मुद्दा जो आपने शिक्षा के बारे में कहा, बिहार में 13-14 यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर नॉन टीचिंग स्टाफ 14,000 पोस्ट खाली हैं। क्यों 15 साल में? देखिए, एक बात होती है इच्छा शक्ति। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो 14,000 पोस्ट को भरने में 14 दिन लगेंगे, 14 दिन से ज्यादा नहीं लग सकता। लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति ही नहीं है तो 14,000 पोस्ट को भरने में 14 साल भी कम पड़ जाएंगे। और यही हुआ कि 15 साल हम लोग बोलते हैं, 20 महीने गठबंधन की सरकार थी, तो आप मान लीजिए तो 14,000 पोस्ट और 14 साल बराबर आपको हो गया कि 14 साल में 14,000 पोस्ट तक नहीं भर पाए। तो ऐसे निकम्मी सरकार है, वो तो दिख रहा है डेटा में कि भाई 14 साल से 14,000 पोस्ट खाली है, नहीं भर्ती हो रहा। और सिर्फ उस मैदान में नहीं है, आप हेल्थ के मैदान में जाइए, नर्सेस की कमी है। उस पर आते हैं, चलिए शिक्षा पर रही है। पटना यूनिवर्सिटी जिसने 16 चीफ मिनिस्टर दिए बिहार को, आज पटना यूनिवर्सिटी में 1000 शिक्षक के जगह पर 150 शिक्षक ही हैं। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी का जो अब हाल है, मतलब मुझे बहुत अफसोस होता है कि नीतीश कुमार जी इतने कमजोर हो गए कि वो स्टेज से अनाउंस करते हैं, मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिए स्टेट से। अब मोदी जी उनके बाद आके बोलते हैं क्या जरूरत है, स्टेट यूनिवर्सिटी रहे। मतलब इससे बड़ी बेइज्जती किसी चीफ मिनिस्टर की हमने ऑन स्टेज होते हुए नहीं देखी है। कमरे में किसके साथ क्या होता है उसकी बात नहीं करेंगे हम, लेकिन स्टेज पे किसी चीफ मिनिस्टर की, किसी मुख्यमंत्री की ऐसी बेइज्जती प्रधानमंत्री के द्वारा वो हमने पहली बार देखी है। बहुत बड़ा अपमान हुआ है। और बिहार की जनता जानती है कि जिस यूनिवर्सिटी ने इस बिहार को मुख्य धारा से जोड़ा, इस बिहार को रास्ता दिखाया और इस देश को राजनीति करना सिखाया, आप समझ लीजिए कि उस यूनिवर्सिटी के साथ अगर इतना अन्याय हो सकता है तो इस देश की जनता आने वाले समय में बीजेपी को जवाब देगी।